नमस्कार। दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। वह विषय है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस का जब भाषण दिया लाल किले की प्राचीर से, तो उस दौरान उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन की घोषणा की, जिसका नाम है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। तो आज हम इस पूरे मिशन के बारे में जानेंगे कि आखिर राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का मकसद क्या है और इसका भारत की अर्थव्यवस्था के हिसाब से क्या इसका महत्व है। तो उस पूरे विषय के बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि आज की डिस्कशन का जो डायमेंशन है वो डायमेंशन क्या कुछ हो सकता है। तो पहला तो ये है कि इस मिशन के बारे में हम जानेंगे कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन होता क्या है, इसमें क्या कुछ बातें कही गई हैं। दूसरा हम जानेंगे हाइड्रोजन के बारे में। जिस हाइड्रोजन की बात चल रही है इस मिशन के लिए, उस हाइड्रोजन का मतलब क्या है, वह हाइड्रोजन क्यों उपयोगी है, इस लिहाज से उसके बारे में जानेंगे। आगे हम जानेंगे कि इस मिशन के क्या कुछ लाभ हो सकते हैं और इसके साथ साथ क्या कुछ चैलेंजेस सामने आ सकती हैं, ये इन चैलेंजेस के बारे में हम जानेंगे। और आगे हम जो भी इन चैलेंजेस से निपटने के लिए जो वे फॉरवर्ड यानी आगे की राह हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे अंत में रहेगा आपके लिए एक सवाल। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि ये मिशन है क्या। तो जैसा कि मैंने अभी शुरू में बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से इस मिशन की घोषणा की कि हाँ, इस मिशन को हम हरी झंडी देते हैं और इस मिशन के हिसाब से हम कुछ गतिविधियां करेंगे। तो उनका मकसद ये है कि भारत जो है हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात में अव्वल बने। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि भारत इस हिसाब से इस मिशन के तहत हाइड्रोजन उत्पादन करे, हाइड्रोजन का सृजन करे, ताकि भारत जो है कल को एक हाइड्रोजन का केवल उपयोगकर्ता न बने बल्कि हाइड्रोजन का निर्यात करने वाला देश के रूप में भी सामने आए। और इस हिसाब से ये जो मिशन है ये बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। उन्होंने इस बात पर ध्यान दिलाया कि वर्तमान में जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां हैं, इसके मद्देनजर ये जो मिशन है, इसके साथ साथ उन्होंने जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में एक तरफ संकेत करते हुए ध्यान दिलाया है कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई जो चुनौतियां हैं, इसके मद्देनजर यह मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही कि भारत अभी ऊर्जा के क्षेत्र में इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। अभी भारत को ऊर्जा के लिए कई देशों पर निर्भर होना पड़ता है। गैस के लिए भारत को विभिन्न देशों से आयात करना पड़ता है, तेल का आयात करना पड़ता है। ऐसी स्थितियों में भारत जो है ऊर्जा स्वतंत्र नहीं है बल्कि ऊर्जा निर्भर देश के रूप में अभी काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना है, इनका ये संकेत है कि भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश के रूप में साबित होने के लिए नेशनल हाइड्रोजन मिशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो मील का पत्थर है ये साबित हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने इस तरफ भी ध्यान दिलाया है कि वर्तमान में जो पर्यावरण से जुड़ी हुई चुनौतियां हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज से ही रिलेटेड हैं, ऐसी स्थिति में जबकि पूरे विश्व भर में ग्लोबल वार्मिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है वो बहुत तेज़ी से प्रभावित कर रहा है वैश्विक पारिस्थितिकी को, वैश्विक जलवायु को, तो ऐसी स्थिति में क्या हमको सोचना होगा कि पर्यावरण की सुरक्षा हो। और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि जो हम जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करते हैं हर जगह पर, जीवाश्म ईंधन के कारण कार्बन उत्सर्जन बहुत ही अधिक होता है। तो ऐसी स्थिति में जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए हमें कुछ न कुछ वैकल्पिक ऐसे आधार की आवश्यकता है जो कि ऊर्जा के कंटेक्स्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो, साथ ही कार्बन उत्सर्जन के ख्याल से वो बहुत ही न्यून कार्बन उत्सर्जन करे या फिर एकदम नगण्य कार्बन उत्सर्जन करे। तो ऐसी स्थिति में कहा जाए तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप में सामने आता है। और आगे हम बात करें तो बजट 2021-22 में यदि देखा जाए तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के बारे में चर्चा की गई थी और उसी चर्चा को आधार बनाते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उस दौरान अपने भाषण के दौरान ये बातें कही हैं राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को लेकर के। साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि भारत GHCO की तरफ भी ध्यान दिला रहा है। GHCO का मतलब क्या हुआ? ग्रीन हाइड्रोजन कंजम्पशन ऑब्लिगेशन।
इसका मतलब क्या हुआ कि वैसी कंपनियां जो कि जैसे पेट्रोल रिफाइनिंग में काम करती हैं या फिर फर्टिलाइज़र के क्षेत्र में कंपनियां कार्य कर रही हैं, वैसी कंपनियां हाइड्रोजन खरीदें और वहां पर इसका इस्तेमाल करें। तो इस हिसाब से हाइड्रोजन का इस्तेमाल बढ़ेगा। हाइड्रोजन का जो एक दृष्टिकोण है, हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने का जो एक दृष्टिकोण है, उसको फुलफिल किया जा सकता है। ठीक है, तो इस पर जो है भारत सरकार बहुत अधिक महत्व दे रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि हाइड्रोजन ब्लेंडिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी भारत सरकार कार्य कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार का ये कहना है कि यदि हम कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस में हाइड्रोजन मिला करके उसका इस्तेमाल करें तो ये और अधिक फ़ायदेमंद हो सकता है। और मैं आपको और क्लियर कर दूं कि पिछले दिनों दिल्ली में लगभग 50 बसों में इस तरीके से सीएनजी में हाइड्रोजन गैस मिला करके उसका इस्तेमाल किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हो सकती है इस तरीके से हाइड्रोजन का इस्तेमाल करने से। अब जब हम इस तरीके से चर्चा कर रहे हैं हाइड्रोजन मिशन के बारे में, हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में, तो ये जानना ज़रूरी है कि आखिर हाइड्रोजन का इस्तेमाल क्यों इस तरीके से किए जाने की बात हो रही है। हाइड्रोजन किस किस रूप में उपयोगी हो सकता है और इसके क्या कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, इससे जुड़ी हुई क्या कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, एक एक करके आज हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये देख लीजिए कि हाइड्रोजन के परिचय की बात करें तो यह क्या है, यह रंगहीन और गंधहीन गैस है। ठीक है, रंगहीन का मतलब कलरलेस, इसमें कोई कलर नहीं होता है। साथ ही यह एक गंधहीन गैस है। मान लो कि हाइड्रोजन यदि लीक हो तो पता भी नहीं चलेगा कि इस हाइड्रोजन गैस का रिसाव हुआ है, ये लीक हुआ है। दूसरा है कि ब्रह्मांड में इसकी प्रचुरता है। पूरे यूनिवर्स में हाइड्रोजन जो है प्रचुर मात्रा में है। आपने यदि सूरज के बारे में पढ़ा होगा तो सूर्य जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम का एक बहुत बड़ा गैस का गोला है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन की जो है प्रचुरता है। लेकिन यदि हम पृथ्वी पर हाइड्रोजन की बात करें तो यह स्वतंत्र रूप में पाया नहीं जाता है। तो स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है तो किस रूप में पाया जाता है, तो ये यौगिक के रूप में पाया जाता है। ठीक है, यौगिक यानी कंपाउंड के तौर पर पाया जाता है। किस तरीके के कंपाउंड, बहुत ही इजी है, जैसे H2O यानी जल, या फिर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के रूप में भी हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, तो जल के रूप में या फिर हाइड्रोकार्बन के रूप में हाइड्रोजन की उपलब्धता पृथ्वी पर देखी जाती है। तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन का जब हम पूरे तरीके से अलग नहीं करेंगे, हाइड्रोजन को जब हम अलग नहीं करेंगे तब तक उसका फ्यूल के तौर पर, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाइड्रोजन जो है ऊर्जा का डायरेक्ट सोर्स नहीं है, प्रत्यक्ष सोर्स नहीं है। जैसे कि पेट्रोल है, जैसे कि डीजल है, जैसे कि केरोसिन ऑयल है, इसका हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं ईंधन के तौर पर। लेकिन हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, हाइड्रोजन को जल से निकालना होगा, तब फिर हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा। हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन में से अलग करना होगा, तब हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूल के तौर पर, या फिर जहाँ भी इसका उपयोग करने की स्थिति है वहाँ पर। तो इस तरीके से हाइड्रोजन को यदि देखा जाए तो इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जहाँ तक बात है इसके एक्सट्रैक्शन की, तो एक इलेक्ट्रोलाइसिस विधि के द्वारा इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है और इलेक्ट्रोलाइसिस विधि के तहत एक्सट्रैक्शन करके इसको अलग करके, इसका दोहन करके, तब इसे अलग करके और देन फिर इसका उपयोग ऊर्जा के लिए, ईंधन के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रोलाइसिस विधि की प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। इस तरीके से इस प्रक्रिया के द्वारा जो हाइड्रोजन हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पर 2-3 हाइड्रोजन और यहाँ पर लिखा हुआ है, एक है ब्राउन हाइड्रोजन, एक है ग्रे हाइड्रोजन और एक है ब्लू हाइड्रोजन। ये सब क्या है, ये सब हाइड्रोजन के कौन से प्रकार हैं? तो यहाँ पर बहुत ही आसान सी भाषा में आपको बता दूं, तो जब हाइड्रोजन के उत्पादन में, हाइड्रोजन तो स्वतंत्र रूप में उपस्थित है नहीं, तो जब हाइड्रोजन के निष्कर्षण या हाइड्रोजन के उत्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे वेस्ट का भी रिलीज होता है, ये भी उन्मुक्त होते हैं। तो ऐसी स्थिति के जो हाइड्रोजन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्राउन हाइड्रोजन या फिर
ग्रे हाइड्रोजन। साथ साथ यदि ब्लू हाइड्रोजन की बात करें तो ब्लू हाइड्रोजन में भी कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वेस्ट उन्मुक्त होते हैं, वो रिलीज होते हैं। लेकिन वैसी स्थिति में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से कैप्चर कर लिया जाता है और उसका फिर से रीयूज यानी कि फिर से उसका पुनरुपयोग किया जा सकता है। तो उस तरीके से जो हाइड्रोजन की उत्पत्ति होती है, हाइड्रोजन का जो उत्पादन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं। मैं एक बार फिर से यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ। ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन क्या हुआ कि जब हम हाइड्रोजन के उत्पादन में ऐसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं जबकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे उन्मुक्त गैसें निकलती हैं, इनका रिलीज होता है, ऐसे हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? ब्लू हाइड्रोजन नहीं बल्कि ब्राउन हाइड्रोजन और ग्रे हाइड्रोजन जैसे हाइड्रोजन की संज्ञा दी जाती है। जहाँ तक बात है ब्लू हाइड्रोजन की, तो ब्लू हाइड्रोजन में ऐसे जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें उन्मुक्त तो होती हैं, लेकिन उन्हें रिकैप्चर कर लिया जाता है, उन्हें फिर से कैप्चर करके और उनका इस्तेमाल बाद में किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो हाइड्रोजन निर्मित होता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्लू हाइड्रोजन। और रही बात ग्रीन हाइड्रोजन की, तो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रोलिसिस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइजर के माध्यम से नवीकरणीय कोई भी ऐसा स्रोत है जैसे कि हवा या फिर सौर ऊर्जा, इसके माध्यम से उस ऊर्जा के माध्यम से, पवन ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा के माध्यम से इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। चूँकि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उपयोग किया गया इसके उत्पादन में, और इसके उत्पादन में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा बाई प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा रिलीज नहीं हुआ जो कि पर्यावरण को प्रदूषित कर सके, तो इस कारण से इसे ग्रीन हाइड्रोजन की संज्ञा दे दी जाती है। क्लियर? तो ये है कुछ हाइड्रोजन के प्रकार जिसके बारे में जानना जरूरी है, और इसी कारण से जो हाइड्रोजन उन्मुक्त होता है, ग्रीन हाइड्रोजन जो उपयोग में लाया जाता है, ये फ्यूल सेल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। आगे हम देखते हैं कि इसके क्या कुछ लाभ हो सकते हैं। लाभ के तहत यदि हम बात करें तो यहाँ पर मैंने लिखा है नवीकरणीय स्रोत, है ना। नवीकरणीय स्रोत का मतलब क्या है? जिसका फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि एक बार इस्तेमाल होकर के समाप्त नहीं होता है, जिसका बारंबार इस्तेमाल किया जा सकता है। पेट्रोल या केरोसिन क्या है? ये तो नवीकरणीय स्रोत है नहीं ऊर्जा के, ये एक बार यूज हो गए लेकिन वो बाद में फिर समाप्त हो सकते हैं, फिर से उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाइड्रोजन की जो उपलब्धता है पूरे ब्रह्मांड में, जो मैंने शुरू में बताया भी, और पृथ्वी पर जिस हिसाब से उपलब्धता है उस लिहाज से यदि देखा जाए तो इसका नवीकरणीय स्रोत के तौर पर फिर से इसका रीयूज किया जा सकता है, फिर से इससे ईंधन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा इसका लाभ ये है कि इससे शून्य उत्सर्जन होता है। शून्य उत्सर्जन कहने का मतलब कि जीरो एमिशन। किस चीज़ का जीरो एमिशन? तो कार्बन जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जो उत्सर्जक होते हैं, ये जो गैसें हैं, इन गैसों का उत्सर्जन नहीं होगा, बहुत ही शून्य मात्रा में इनका उत्सर्जन होगा, या फिर कहा जा सकता है नगण्य इनका उत्सर्जन होगा, और ऐसी स्थिति में पर्यावरण को ये प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, तो इस कारण से इसको किस रूप में हम मान सकते हैं? इसे हम पर्यावरण हितैषी गैस के रूप में, इको फ्रेंडली गैस के रूप में हम इसे जान सकते हैं। आगे हम बात करें तो ये ऊर्जा सक्षम यानी कि एनर्जी एफिशिएंट गैस भी है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि इसका इस ऊर्जा के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो जिस तरीके से गैसोलीन या फिर अन्य जो फॉसिल फ्यूल्स से ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है, ऊर्जा का उपयोग किया जाता है जिस मात्रा में, उसके मुकाबले हाइड्रोजन जो है कम मात्रा में ही दहन करके और अधिक से अधिक ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकता है। यदि हम वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल की बात करें, WEC, ठीक है, तो वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल ने ये दावा किया है कि 1 किलोग्राम गैसोलीन के उत्पादन से, गैसोलीन के दहन से जितनी ऊर्जा निकल सकती है, जितनी ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है, उसके मुकाबले 1 किलोग्राम हाइड्रोजन के दहन से कहीं 3 गुना अधिक ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन है ये ऊर्जा सक्षम गैस है, इस कारण से ये जो है बहुत ही लाभकारी साबित होता है। लेकिन इन सब परिस्थितियों के मद्देनज़र ये भी देखना होगा कि आखिर हाइड्रोजन गैस को लेकर के, हाइड्रोजन के उत्पादन को लेकर के, इसके उपयोग के लेकर के क्या कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं।
तो यदि चुनौतियों की बात करें तो सबसे पहली तो बात है दोहन की, इसके एक्सट्रैक्शन की। इसका एक्सट्रैक्शन इतना आसान नहीं है, इसमें भी इसके एक्सट्रैक्शन में यानी इसके दोहन में भी ऊर्जा की खपत बहुत बड़ी मात्रा में होती है। इस कारण से ये थोड़ा और अधिक कॉस्टली हो जाता है और अधिक तकनीकी इसके लिए सुगमता की आवश्यकता होती है। यहाँ दूसरी बात आती है निवेश की। यदि निवेश की बात करें तो यहाँ पर इस तरीके के उपकरण की आवश्यकता होगी जो कि एक्सट्रैक्शन सही तरीके से करने वाले उपकरण उपयोग में लाए जा सकें। तीसरा है लागत। ठीक है, हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में लागत भी लगती है और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में यदि वर्तमान में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की बात की जाए तो भारत में लगभग 1 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में पर केजी 350 रुपये प्रति केजी के हिसाब से लागत लग रहा है और 2029-30 तक जो है इसे घटा करके ₹160 प्रति केजी करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की यदि बात करें तो 1 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में कितना रुपया की खपत आएगी? लगभग 350 रुपये की खपत। और टारगेट क्या रखा गया है कि 2029-30 तक 1 किलोग्राम के उत्पादन में मैक्सिमम 160 रुपये का ही लागत आए और इससे अधिक ना हो। तो लागत को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लागत प्रभावी इसका उत्पादन होना चाहिए। दूसरी एक बात है सुरक्षा की। चूँकि हाइड्रोजन एक इन्फ्लेमेबल गैस है, एक ज्वलनशील गैस है, इस कारण से ऐसी स्थिति में इसकी ज्वलनशीलता को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा का जो खतरा है इस पर भी ध्यान देना होगा और इसके साथ साथ इसके भंडारण पर भी विचार करना होगा। जैसे अन्य जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे पेट्रोलियम है, गैसेज, नेचुरल गैस है, इनके भंडारण की जो व्यवस्था है वो तो बहुत ही बेहतर व्यवस्था की गई है। लेकिन वर्तमान में जब हम हाइड्रोजन के उत्पादन और हाइड्रोजन के स्टोरेज की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन से हम उसका इस्तेमाल फ्यूल बनाने के लिए करने की बात जब हम सोच रहे हैं, तो ऐसे में ये भी सोचना होगा कि हाइड्रोजन का भंडारण, इसकी जो स्टोरेज है वो कैसे किया जाए। तो उस हिसाब से भंडारण जो है एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आती है। आगे हम देखें तो अब यदि हम इन सब बातों की बाद यदि ये देखें कि आखिर क्या कुछ होना चाहिए, तो वहाँ पर जो है तकनीकी सुधार सबसे बड़ा यहाँ पर खड़ा होता है कि तकनीकी सुधार यदि हम करते हैं, तकनीकी के क्षेत्र में जो भी बेहतर उपकरण का इस्तेमाल किया जा सकता है उसका हम उपयोग कर सकते हैं, तब फिर हम हाइड्रोजन मिशन का जो एक मकसद है उसको हम हासिल कर सकते हैं। इसके लिए यदि हम भारत की बात करें तो IISc बेंगलुरु, CSIR, BHU बनारस, ये सब जो संस्थान हैं, इन संस्थानों में हाइड्रोजन उत्पादन को लेकर करके कार्य चल रहा है और हाइड्रोजन का कम कीमत पर कम लागत लगा करके हाइड्रोजन का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया जा सके, इस पर इन संस्थानों में कार्य हो रहा है। तो तकनीकी सुधार के मद्देनज़र भारत के माध्यम से ये सब कार्य कुछ किए जा रहे हैं। और दूसरा ये है कि निवेश केवल धन का ही नहीं बल्कि समय का भी। भारत सरकार को जहाँ तक देखा जाए, भारत सरकार को ये सोचना होगा, इस पर जो नीति अपनाने की बात कही जा रही है, भारत सरकार को ये सोचना होगा कि हम केवल धन का ही निवेश न करें बल्कि इसमें हम समय का भी निवेश करें। और जब हम एक लंबे समय तक इस पर पर्याप्त रूप से ध्यान देंगे तब जो है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का जो मकसद है वो पूरा होता हुआ दिखेगा। तो कुल मिलाकर बात यही है कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की बात जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, उसके अंतर्गत यह मिशन अपने उद्देश्यों की पूर्ति तभी कर सकता है जब हम सभी चुनौतियों का एक एक करके उसका निराकरण करने की स्थिति में आए और साथ ही देश की जनता के लिए हम एक एफोर्डेबल एनर्जी की व्यवस्था कर सकें। एफोर्डेबल एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि देश की जनता उसका आसानी से इस्तेमाल कर सके और तभी देश की जनता के साथ एनर्जी जस्टिस की जो बात है वो फुलफिल होती हुई दिखेगी।
तो आज की चर्चा में इतना ही। आज आगे हम देख लेते हैं क्या कुछ इससे जुड़ा हुआ प्रश्न बन सकता है। प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के बारे में एक टिप्पणी लिखिए। दूसरा है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा में इसके महत्व की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो पहला तो जो सेंटेंस है बहुत ही ईजी है कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के बारे में आपको बताना है, इसका मकसद क्या है और किस हिसाब से इसका उपयोग भारत के ऊर्जा सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। और दूसरा आपको ये बताना है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा में इसके महत्व को देखते हुए इससे जुड़ी हुई जो चुनौतियां हैं और क्या कुछ आगे की राह हो सकती है उस पर आपको एक टिप्पणी लिखनी होगी। तो आज की चर्चा में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।